आज के इस वीडियो में हम एंथर या परागकोश की संरचना के बारे में आवश्यक जानकारियां हासिल करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टेमन के विभिन्न भागों के बारे में बताया था और उसी में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो आपका एंथर है, जिसको हम परागकोश कहते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं इस परागकोश की संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी। परागकोश की जानकारी हासिल करने के लिए हमें इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी परागकोश की अनुप्रस्थ काट टीएस काटते हैं और जब काट के हम उसे माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट है, ट्रांसफर सेक्शन है, और इसी के माध्यम से हम परागकोश की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जानते हैं, सबसे पहला पॉइंट है आपका, यह एक टेट्रागोनल संरचना है। देखिए, टेट्रागोनल संरचना का मतलब क्या है। जैसा मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि जब हम एंथर की टीएस काटते हैं, अनुप्रस्थ काट काटते हैं और माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं तो हमें ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिखाई देता है। और अगर आप इसको देखें तो आपको इसमें चार कोने दिखाई दे रहे हैं, एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोना। तो चार कोने दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेट्रागोनल। तो ये जो एंथर है, ये परागकोश जो है एक टेट्रागोनल संरचना है। इसके चारों ओर चार भित्तियां पाई जाती हैं। आप अगर डायग्राम में देखेंगे तो बाहर से अंदर की ओर हम चलें तो इसमें चार भित्तियां दिखाई देंगी अलग अलग प्रकार की, और आपको आसानी हो दिखने में इसके लिए इस पूरे डायग्राम का एक हिस्सा हमने यहाँ दिखाया है। कहने का मतलब, इसमें आपको चार कोने दिखाई दे रहे हैं, एक भाग को हमने एक भाग को काट करके यहाँ इस डायग्राम में दिखाया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये चार भित्तियां कौन कौन सी है। पहली भित्ति है अधिचर्म, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरी है एंडोथीसियम, ये देखिए ये एंडोथीसियम है। तीसरी है मध्य स्तर, जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं। चौथा है टेपिटम, जिसको हम ये टेपिटम के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, ये टेपिटम की लेयर है। एक एक करके इन भित्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली भित्ति अधिचर्म या एपिडर्मिस। डायग्राम में आप देख रहे हैं, सबसे बाहर की जो भित्ति है, सबसे बाहर जो लेयर है आपकी, ये एपिडर्मिस है। यह परागकोश का सबसे बाहरी स्तर है, सबसे बाहर की लेयर है, जिसका निर्माण प्रपसु कोशिका से नहीं होता। देखिए, अगली वीडियो में जब मैं आपको इस परागकोश की डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो आप जानेंगे कि इस पूरे परागकोश का डेवलपमेंट सिर्फ एक कोशिका से होता है, जिसको हम कहते हैं प्रपसु कोशिका, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है आर्चीस्पोरियल सेल। तो ये ध्यान रखना है हमको कि परागकोश का जो लेयर है एपिडर्मिस, इसका निर्माण आर्चीस्पोरियल सेल से नहीं होता, प्रपसु कोशिका से इस लेयर का निर्माण नहीं होता। बाकी जितनी भी लेयर आप पढ़ेंगे, इन सब का निर्माण एक कोशिका प्रपसु कोशिका से ही होता है, लेकिन अधिचर्म का निर्माण जो है प्रपसु कोशिका से नहीं होता। यह एक सुरक्षा परत है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो पूरे परागकोश को बाहरी वातावरण से बचाने का काम करती है। नंबर 2, एंडोथीसियम। यह परत अधिचर्म के ठीक नीचे पाई जाती है। आप जानते ही हैं कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे आप देखिए, ये वाली जो लेयर है, ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। तो ये अधिचर्म के ठीक नीचे है। यह एक कोशिका स्तर मोटी होती है। देखिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी लेयर्स हैं, हमें ये भी देखना है कि ये सिंगल लेयर्ड है या एक से अधिक कोशिकाओं का स्तर है। जैसे एपिडर्मिस आपने देखा, ये एक कोशिका स्तर मोटा था, वैसे ही एंडोथीसियम भी अगर आप देखेंगे, ये भी सिंगल सेल्ड है। इस मतलब इसमें केवल एक कोशिका स्तर मोटा ये आवरण है। इस पर तंतुवत स्थूलन पाया जाता है। इस परत की कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली, किंतु भीतरी और अरीय भित्ति कैलोस और तंतुवत स्थूलन के कारण मोटी हो जाती है। देखिए, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि एंडोथीसियम जो ये लेयर होती है, एंडोथीसियम की जो भित्ति है आपकी, इसमें कैलोस या तंतुवत स्थूलन, फाइब्रस जो है स्थूलन थिकिंग पाई जाती है, जिसके कारण से स्तर थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है। इसमें जो कोशिका है, इन कोशिकाओं का जो बाहरी स्तर है, ये जैसे ये कोशिका है, ये जो बाहरी स्तर है, इन कोशिकाओं का जो बाहरी स्तर है, ये तो पतला होता है, लेकिन इसका जो भीतरी स्तर, ये वाला जो भीतरी स्तर है, या ये जो रेडियल है, जो बीच की परत है, अरीय परत, इन परतों पे क्या होता है, कैलोस और तंतुवत स्थूलन का क्या होता है, आवरण चढ़ा होता है। किंतु कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे ये आवरण नहीं पाया जाता।
कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे ये स्थूलन या ये आवरण नहीं पाया जाता, और ऐसे स्थानों को हम स्ट्रोमियम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमियम। इन्हीं स्थानों से परागकोशों का स्फुटन होता है, जिसके कारण परागकण मुक्त होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना है हमको कि ये जो एंडोथीसियम लेयर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस लेयर की कोशिकाओं की क्या होती है? थिकनिंग ज्यादा होती है, इसमें तंतुवत स्थूलन होता है, साथ साथ कैलोस के कारण से ये कोशिकाएं कैसी होती है? थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है। लेकिन एंडोथीसियम में कुछ कुछ जगह ऐसी पाई जाती हैं जहां पे ये थिकिंग, स्थूलन नहीं होता, और उस स्थान को हम नाम देते हैं क्या? स्टोमियम। स्टोमियम वो जगह है जहां पे परागकोश फटता है। आप जानते हैं ये जो परागकोश है जब फटेगा तभी इसके अंदर से परागकण बाहर निकलेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये परागकोश फटेगा कहां से? तो ये ध्यान रखिए, एंडोथीसियम के जिस स्थान पर ये स्टोमियम है जहां पे स्थूलन नहीं पाया जाता, उसी स्थान से परागकोश फटते हैं, और इन परागकोश के फटने से परागकण बाहरी वातावरण में मुक्त होते हैं। यह परत आर्द्रताग्राही होने के कारण स्फुटन में मदद करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्द्रताग्राही। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एंडोथीसियम की जो लेयर होती है ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, नमी को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, और ये करैक्टर स्फुटन में बहुत अधिक सहयोग करता है। तो एंडोथीसियम एक इंपॉर्टेंट परत है जो मैंने आपको बताया, इसमें स्ट्रोमियम है, इसमें आर्द्रताग्राही क्षमता पाई जाती है। ये कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसलिए इसका भी हमको ध्यान देना है। बात करते हैं मध्य स्तर की। ये मध्य स्तर क्या है? देखिए एंडोथीसियम स्तर के ठीक नीचे 1 से 3 स्तरीय मोटा जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मध्य स्तर कहते हैं। इनकी कोशिकाएं मृदुतक की बनी होती हैं जो भोजन को संचित करती हैं। सामान्यतः ये परतें संचित भोजन को टेपिटम स्तर को देकर नष्ट हो जाती हैं, अतः ये परत अल्पकालीन है एवं परिपक्व परागकोश में यह स्तर नहीं पाया जाता। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मध्य स्तर कहाँ पाया जाता है? ये देखिए मध्य स्तर पाया जाता है आपका कहाँ पे? एंडोथीसियम के ठीक नीचे। डायग्राम में अगर आप देखें तो ये वाला स्तर क्या था आपका? एपिडर्मिस। ये वाला स्तर क्या था आपका? एंडोडर्मिस और एंडोथीसियम। और ये जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं लाल पेन से दिखा रहा हूँ आपको, ये 2 स्तर मोटा दिखाया गया है यहाँ पे, इसको हम नाम देते हैं क्या? मध्य स्तर या मिड लेयर। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका स्तर होता है ये 1 से 3 स्तर मोटा हो सकता है, ये सिंगल लेयर नहीं होता, ये 1 से 3 स्तर मोटा हो सकता है। दूसरी खासियत क्या है कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृदुतक होती है, पेरेन्काइमेटस होती हैं, और हम जानते हैं कि जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती हैं ये भोजन को संचित करने का काम करती हैं। इस स्तर की खासियत क्या है कि यहाँ से जो भी भोजन संचित होता है वो ट्रांसफर हो जाता है कौन सी लेयर को? कौन सी लेयर को ट्रांसफर हो जाता है? वो हो जाता है टेपिटम को। मतलब मिडिल लेयर में जो भी भोजन को स्टोर किया वो फाइनली कहाँ संचित हो जाता है? कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? टेपिटम लेयर को। और जैसे ही भोजन टेपिटम लेयर को संचित हो जाता है वैसे ही ये जो स्तर है मध्य स्तर, ये क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और नष्ट हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब क्या है कि ये लेयर जो है अल्पकालीन होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है। मतलब अगर हम किसी नए परागकोश को देखें तो उसमें तो ये लेयर पाई जाएगी, लेकिन जैसे ही वो लेयर अपना भोजन टेपिटम को ट्रांसफर करेगी तो उसके बाद वो लेयर नष्ट हो जाएगी। अतः हम किसी परिपक्व अगर परागकोश की आंतरिक संरचना को देखेंगे तो वहां पे ये मध्य स्तर आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट है टेपिटम। यह सबसे भीतरी परत है जो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी हेतु पृथक होती है। यह एक कोशिका स्तर मोटी परत है और इसके कुछ कार्य इस प्रकार है। तो कार्य से पहले हम थोड़ा सा पहले टेपिटम के बारे में जान लेते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाया था, एक बार आपके समझाने के लिए इस डायग्राम को मैं अपने फिर बना रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इस चीज को और समझने का प्रयास करें। देखिए ये जो डायग्राम दिखाया मैंने, मान लीजिए ये आपका क्या है? ये एंथर की अनुप्रस्थ काट है, और इसके अंदर ये जो गोले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गोले क्या है आपके? 4 लघु बीजाणु धानी। ये गोले आपके क्या है? 4 लघु बीजाणु धानी है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि यह सबसे भीतरी परत है जो प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के लिए पृथक होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए आप अगर देखें डायग्राम को तो आप ये पाएंगे कि इससे पहले आपने जो भी 3 लेयर पढ़ी, चाहे वो आपने एपिडर्मिस पढ़ी, चाहे आपने वो एंडोडर्मिस पढ़ी, एंडोथीसियम पढ़ी, चाहे आपने मिडिल लेयर पढ़ी, ये तीनों लेयर क्या है? चारों लघु बीजाणुधानियों के बाहर फैली हुई। जैसे अगर मैं आपको एपिडर्मिस की बात करूं तो एपिडर्मिस जो है इस लेयर, इस लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है, अगली लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है, अगली लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है, और अगली लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है। इसी प्रकार से उसके नीचे जो आपका अगला स्तर है वो क्या है आपका?
एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम भी क्या है, पहली लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है, दूसरी लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है, तीसरी लघु बीजाणुधानी के बाहर भी है और चौथी लघु बीजाणुधानी के बाहर भी ये स्तर समान रूप से फैला हुआ है। और इसी प्रकार से तीसरा अगर हम स्तर बात करें मध्य स्तर, तो मध्य स्तर की भी यही कंडीशन है कि वो भी तीनों जो आपकी लघु बीजाणुधानी है चारों, उन चारों लघु बीजाणुधानी के बाहर समान रूप से फैला हुआ है। लेकिन टेपिटम कहाँ होगा, टेपिटम इस लघु बीजाणुधानी के लिए अलग होगा, इस लघु बीजाणुधानी के लिए टेपिटम क्या होगा, अलग होगा, इस लघु बीजाणुधानी के लिए टेपिटम क्या होगा, अलग होगा, और इस लघु बीजाणुधानी के लिए टेपिटम क्या होगा, अलग होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 4 लेयर हमने पढ़े, उन 4 लेयरों में पहली जो 3 लेयर्स हैं वो चारों लघु बीजाणुधानियों के लिए क्या है, समान है। लेकिन टेपिटम एक ऐसा स्तर है जो हर लघु बीजाणुधानी के लिए क्या है, इंडिविजुअल है, अलग अलग है। अब हम बात करते हैं टेपिटम लेयर के कार्यों की। तो सबसे पहला काम क्या है कि यह परागकणों को पोषण देने का काम करती है। देखिए मैंने आपसे बताया था कि लघु बीजाणुधानी जो परागकोश के अंदर 4 होती हैं, इन धानियों के चारों ओर टेपिटम लेयर होती है और ये लेयर क्या करती है, ये परागकण या लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती है। नंबर 2, यह स्तर कैलस एंजाइम का निर्माण करता है। मियोसिस क्रिया द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बने चारों लघु बीजाणु कैलोस के कारण जुड़कर चतुष्य बनाते हैं। जो इस एंजाइम के कारण घुल जाता है वह लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए जनरली जो लघु बीजाणुधानियां होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 2 गुणित होती है, 2n होती है। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाते हैं। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु बनते हैं, 4 बनते हैं। और इन लघु बीजाणुओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है। अब आप देखिए चारों जो लघु बीजाणु बने, ये चारों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं चतुष्य या टेट्राड। इन चारों लघु बीजाणुओं के जुड़े होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच में पाया जाता है कैलोस। कैलोस के कारण ये लघु बीजाणु आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तो टेपिटम द्वारा जो एंजाइम बना, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कैलस एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, इन लघु बीजाणुओं के बीच में जो कैलोस है उसको घोल देता है, जिसके कारण से ये जो लघु बीजाणु ये क्या हो जाते हैं, आपस में जो जुड़े हुए हैं ये क्या हो जाते हैं, वापस स्वतंत्र हो जाते हैं। तीसरा है कि ये पॉलिन किट का निर्माण करती है, और यह किट क्या है, यह कीट परागित पुष्पों के परागकणों के चारों तरफ पाई जाने वाली एक तेलीय परत बनाती है जो परागकणों को यूवी विकिरण से बचाता है। साथ ही इसकी महक के कारण से कीट पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए पॉलिन किट का जो निर्माण टेपिटम द्वारा किया गया है, इसका काम क्या है, यह जो जनरली कीट परागित पुष्प होते हैं, मतलब ऐसे पुष्प जिसमें परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, ऐसे पुष्पों के परागकणों के चारों ओर एक पतली सी लेयर बना देते हैं, तेल की लेयर, जिसमें लिपिड होता है। और ये जो लेयर होती है तेलीय, ये जिस समय परागकोश का फटना होता है, ये परागकण परागकोश के फटने के कारण से बाह्य वातावरण में मुक्त होते हैं, तो उस समय ये तेलीय परत इनको यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करती है। साथ ही साथ इन परागकणों में एक महक विकसित करती है, जिसके कारण से पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। और लास्ट है, टेपिटम द्वारा यूबिस्क बॉडी बनाई जाती है जो लघु बीजाणुओं के बाहर वाह्यचोल का निर्माण करती है, जिससे लघु बीजाणु परागकण बनाते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि लघु बीजाणु और परागकण के बीच में अंतर क्या है। देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो संरचना बनी वो है लघु बीजाणु, और इस लघु बीजाणु के बाहर जब इस प्रकार का एक कांटेनुमा वाह्यचोल बन जाएगा, तो अब इस लघु बीजाणु को हम क्या नाम देंगे, अब हम इसको कहेंगे परागकण। तो ये जो बाहर आवरण बना, जिसको हमने क्या नाम दिया है, हमने इसको क्या कहा है, वाह्यचोल। ये वाह्यचोल बनाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है आपकी ये यूबिस्क बॉडी। इसी बॉडी के द्वारा लघु बीजाणु के बाहर वाह्यचोल बनता है, और उसके कारण से लघु बीजाणु किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परागकणों में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी आवश्यक जानकारियां मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एंथर के डेवलपमेंट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।